हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। हम बात कर रहे थे टॉट लॉ की, जिसमें हमने डैमेजेस की टाइप्स की बात की थी। और मैंने आपको बताया था कि जनरल डैमेज एंड स्पेशल डैमेज होता है। फिर मैंने एंड में एक बात लिखी थी लास्ट लेक्चर की कि डैमेजेस आर नॉट अवेलेबल फॉर प्योर इकोनॉमिक लॉस। अब इस प्योर इकोनॉमिक लॉस का क्या मतलब है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको आप प्लीज ध्यान से समझिएगा। प्योर इकोनॉमिक लॉस का मतलब होता है कि इसमें आपको कोई फिजिकल लॉस तो नहीं हो रहा होता, लेकिन आपकी अब जो मार्केट वैल्यू होती है किसी भी चीज की, उसमें जो है आपको लॉस बियर करना पड़ता है। यानी कि अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो मैं लिखूंगा कि इन दिस केस यू डू नॉट सफर फिजिकल लॉस टू प्रॉपर्टी। आप किसी भी चीज को फिजिकल लॉस, यानी बाजाहिर तो कोई लॉस सामने नहीं आता, बट देयर इज अ हिट और देयर इज अ लॉस ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ दैट थिंग। लेकिन उस चीज की मार्केट वैल्यू में जरूर जो है वो डिक्रीज आ रहा होता है। नाउ मार्केट वैल्यू जो है, याद रखिएगा, इज अ सब्जेक्टिव टॉपिक देयरफॉर मेकिंग a reliable estimate is difficult। ओके, तो याद रखिएगा कि जब आपका लॉस प्योर इकोनॉमिक हो, प्योर इकोनॉमिक का क्या मतलब है कि जब आपके लॉस की वजह से कोई फिजिकल डैमेज नहीं हो रहा, जस्ट एक चीज की जो मार्केट वैल्यू है वो हिट हो रही है, तो हम बोलेंगे कि वो प्योर इकोनॉमिक लॉस है। एंड याद रखिएगा कि मार्केट वैल्यू किसी भी चीज की कैलकुलेट करना, इट्स क्वाइट सब्जेक्टिव, राइट। सो उस वजह से हम जो है उस चीज के लिए जो डैमेजेस होते हैं उसको नहीं कवर अप करते। ठीक है, आई होप तो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। तो एक दफा मैं दोबारा बता देता हूँ कि दो तरह के डैमेजेस थे, स्पेसिफिक डैमेजेस और जनरल डैमेजेस। जनरल डैमेजेस जिसमें हम नॉन मॉनेटरी आइटम्स की मॉनेटरी कंपनसेशन करते हैं, एंड स्पेशल डैमेजेस जिसमें हम जो है वो उतनी कंपनसेशन करते हैं, उतनी मॉनेटरी कंपनसेशन करते हैं जितना मॉनेटरी लॉस किसी भी आइटम को हुआ होता है। फिर मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो आपके डैमेजेस हैं, दे आर नॉट अवेलेबल फॉर प्योर इकोनॉमिक लॉस। व्हाट डज द वर्ड प्योर इकोनॉमिक लॉस मीन? प्योर इकोनॉमिक लॉस का मतलब होता है कि जब आपकी किसी भी प्रॉपर्टी को फिजिकल हिट ना हुआ हो, फिजिकल लॉस ना हुआ हो, उसकी मार्केट वैल्यू हिट हुई हो उस टॉट की वजह से। तो अब मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट करना, इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग, ये करना मुश्किल होता है, तो एक रिलायबल एस्टिमेट जो है वो नहीं लग रहा होता। ठीक है, प्योर इकोनॉमिक लॉस से रिलेटेड एक केस है, उस केस को मैं आपको सुनाता हूँ, और आपको उस बात से बहुत अच्छा जो है वो आइडेंटिफिकेशन जो है वो हो जाएगी। केस वो बेसिकली था, वो था रॉबिन्सन वर्सेस पीई जोन्स का था। और ये सॉरी, पीई जोन्स लिमिटेड, और ये है केस 2011 का। ठीक है, और इस केस में हुआ क्या था कि अराउंड 1991 में जो पीई जोन्स जो था, वो एक कॉन्ट्रैक्टर था बेसिकली। उन्होंने अग्री किया कि हम रॉबिन्सन का, मिस्टर एंड मिसेस रॉबिन्सन का घर बनाएंगे। ठीक है, अब काम जो है वो ऑलमोस्ट 1992 में फिनिश हो गया था। उसके बाद दे स्टार्टेड लिविंग इन दैट हाउस, एंड काफी अर्सा सब कुछ अच्छा जा रहा था। लेकिन 2004 में मिस्टर एंड मिसेस रॉबिन्सन को ये पता चला कि उनका ना एक स्पेसिफिक सेक्शन, जो घर का एक सेक्शन था, वो आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ था केस में कि कौन सा सेक्शन है। तो एक छोटा सा सेक्शन था घर का, उस पर जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं हुआ था। और वो जो आपकी वहां की जो ऑफिशियल बिल्डिंग रेगुलेशंस थी, उस पर वो जो है ना उसको कंप्लाई नहीं कर रहा था। अब उस सेक्शन को ठीक करने के लिए और बिल्डिंग रेगुलेशंस को कंप्लाई करने के लिए उन्होंने उनको अच्छा खासा 30,000 ऑलमोस्ट पाउंड्स का जो है ना वो नुकसान उठाना पड़ गया, उन्हें दोबारा से खर्चा वगैरह करना पड़ गया। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने पीई जोन्स को सू कर दिया 30,000 पाउंड्स के लिए, और उन्होंने कहा कि ये उनकी गलती की वजह से जो है ना हमारी बिल्डिंग को 30,000 का मतलब, लाइक हमारी बिल्डिंग ने कंप्लाई नहीं किया रेगुलेशन से, जिसकी वजह से इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो डिक्रीज हुई, और हमें 30,000 जो है लगा कर
जो है वो इसको पूरा करना पड़ा। तो जो कोर्ट था, जब ये केस कोर्ट में गया तो कोर्ट ने ये बोला कि देखो, आपकी जो रॉबिन्सन की जो ड्यूटी, सॉरी, जो पी जोन्स थे उनकी ड्यूटी ये नहीं थी कि वो जो है आपकी प्रॉपर्टी को बनाने के बाद उसकी टेक केयर करके उसको किसी भी होने वाले हादसे से रोकते। देखो, बनाने के बाद ये हादसा पेश आया है, तो दिस मीन्स के यहाँ पर आप पीई जोन्स को नहीं जो है वो सू कर सकते। और प्लस इट्स इस हादसे की वजह से या इस नॉन कंप्लायंस की वजह से घर का ना ही कोई और हिस्सा डैमेज हुआ, ना ही आप लोगों को कोई फिजिकल डैमेज हुआ। दिस मीन्स के इस नॉन कंप्लायंस की वजह से सिर्फ घर की वैल्यू अफेक्ट हुई, नॉन कंप्लायंस में आपको फाइन पड़ा और उसको आपको ठीक कराना पड़ा। तो ये एक प्योर इकोनॉमिक लॉस था, कोई फिजिकल इंजरी या डैमेज यहाँ पर नहीं हुआ। तो इस वजह से यहाँ पर आपका कोई भी क्लेम नहीं बनता। ठीक है, तो आई होप सो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि प्योर इकोनॉमिक लॉस का क्या मतलब होता है। ठीक है, अब प्योर इकोनॉमिक लॉस के बाद जो है हम कुछ और लॉसेस की बात करते हैं, और हम ये कहते हैं कि देखो, ये तो हमने डैमेजेस की बात कर ली कि जनरल स्पेसिफिक डैमेज है, और अगर जो है हमारे पास जो है वो प्योर इकोनॉमिक लॉस है तो उसका कोई भी डैमेज आप नहीं जो है वो पे करते। अब हम जो है वो बात करते हैं कि कुछ ऐसी रेमेडीज भी होती हैं, कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहां पर डैमेज यानी मॉनेटरी बेनिफिट की जगह या मॉनेटरी पेमेंट की जगह और भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कोर्ट जो है वो कह सकती है कि आपने ये चीज जो है वो पे करनी है। उसमें दो चीजें हमारे पास आ जाती हैं। पहली चीज जो है उसको हम कहते हैं इंजंक्शंस, और दूसरे को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रेस्टिट्यूशन। मैं दोनों आप लोगों को समझाता हूँ। सो अब हम जो बात करने चाह रहे हैं उसको हम कहते हैं इंजंक्शंस। इंजंक्शंस का क्या मतलब होता है? इंजंक्शंस का मतलब होता है अपॉलजी। ओके, इंजंक्शन का क्या मतलब होता है? अपॉलजी। इसका मतलब ये है कि बहुत से ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जिनमें आपकी जो कोर्ट है वो ये फैसला तो ना जो है वो सुनाए कि आप जो है बीइंग अ डिफेंडेंट, आपने, बिकॉज आप की लाइबिलिटी है तो यू हैव टू पे द मॉनेटरी बेनिफिट्स टू द क्लेमेंट। तो हो सकता है कोर्ट डिफेंडेंट को ये कह दे कि अच्छा, आपने जो क्लेमेंट का नुकसान किया है उस पर क्लेमेंट से जो है वो अपॉलजी मांग लें। तो ये भी एक तरीके का डैमेज फुलफिल करने का तरीका है। ठीक है, इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर इंस्टेंस देखिए, एक ऑथर था और उसने ना एक बुक जो है वो लेट्स से पब्लिश कर दी। ठीक है, और उस बुक में उसने एक डॉक्टर का नाम ले लिया, डॉक्टर एडम्स का। ठीक है, और अब हकीकत में भी एक डॉक्टर एडम्स था। बुक में बड़ा उसने बुरा भला बड़ा बड़ा नेगेटिव करेक्टर दिखाया डॉक्टर एडम्स का एंड ऑल दैट। तो अब इस सिनेरियो में क्या सिचुएशन होती है? इस सिनेरियो में सिचुएशन ये होती है कि डॉक्टर एडम्स, जो कि हकीकत में एक डॉक्टर का नाम है और वो बड़ा रिस्पेक्टेबल डॉक्टर है, बड़ा फेमस डॉक्टर है, आप उसका नाम अपने नॉवल में यूज कर रहे हो, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये डॉक्टर एडम्स का रेफरेंस जा रहा है, राइट? सो आप क्या करोगे? आप जो है मतलब एज अ ऑथर क्या क्या करेगा? ऑथर जो है वो अपॉलजी पब्लिश करेगा और उस नाम को चेंज करेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी एडवर्टाइजमेंट्स में कंपनी जब भी अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करती है तो वो दूसरे प्रोडक्ट्स को जब मॉक करती है तो वो उनकी स्टिकर्स वगैरह नहीं दिखाती। मैं आपको बड़ी मजे की एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान में जिस तरीके के एडवर्टाइजमेंट चलते हैं ना, आप कभी जो है वो एडवर्टाइजमेंट देखिए, ड्रिंक्स के एडवर्टाइजमेंट हो गए, डिटर्जेंट के एडवर्टाइजमेंट हो गए, या स्नैक्स के एडवर्टाइजमेंट हो गए। उन एडवर्टाइजमेंट में वो जब अपने स्नैक की, अपने डिटर्जेंट या अपने ड्रिंक की एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो वो दूसरे ड्रिंक की बॉटल्स को ब्लर कर देते हैं, उनके नाम शो नहीं करते। दिस इज बेसिकली इस इंजंक्शन की रेमेडी का कॉन्सेप्ट है। वो क्यों नहीं शो करते? बिकॉज ऐसा करने से वो दूसरे ब्रांड की डिग्रेडेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको डिफेमेशन भी कहते हैं, इसको डिग्रेडेशन भी कहते हैं, राइट? तो अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर क्वाइट पॉसिबल है कि कोर्ट उन्हें फाइन्स वगैरह भी चार्ज करे, प्लस जो दूसरा जो ब्रांड है वो उनको सू भी कर सकता है। तो इस तरीके के केस में अगर चलो हो भी जाता है तो बहुत से केसेस ऐसे हैं जिनमें अपॉलजी को जो है वो एज अ रेमेडी यूज किया जाता है। तो इंजंक्शन का सिंपल मतलब है कि कोर्ट एक इंजंक्शन ऑफर करेगी। इंजंक्शन का क्या मतलब है? कि डिफेंडेंट ने क्लेमेंट से अपॉलजी मांगती है। फिर एक और हमारे पास टर्मिनोलॉजी है, दैट इज ऑर्डर ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको हम स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन भी कहते हैं।
अच्छा, नाउ व्हाट डज द वर्ड रेस्टिट्यूशन मीन? रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि डिफेंडेंट इज ऑर्डर टू रीस्टोर द रॉन्ग डूइंग और क्लेम। इसमें ऑर्डर ये किया जाता है डिफेंडेंट को कि भाई आपने जो गलत काम किया ना उसको ठीक कर दो। फॉर एग्जांपल आपने चोरी की है, जो चीज चोरी की थी वो क्लेमेंट को वापस कर दो। आपकी चोरी की वजह से उसकी विंडो टूटी थी, उसकी विंडो नहीं बनवा दो। आपकी वजह से जो है उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उसकी गाड़ी ठीक करवा दो। राइट, तो इस तरीके से रेस्टिट्यूशन में डिफेंडेंट के गलत काम की वजह से जो काम हुआ होता है उसको ऑर्डर किया जाता है डिफेंडेंट को कि भाई आपने जो है वो काम ठीक जो है वो कर दो। ठीक है, आई होप तो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। ये चीजें सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए थी, बहुत कम एग्जाम में टेस्ट होती हैं, लेकिन स्टिल यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि इंजंक्शन अपॉलजी केसेस होते हैं, रेस्टिट्यूशन जिसमें डैमेज इन द फॉर्म ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ द रॉन्ग डूइंग के लिहाज से इशू की जाती है। ठीक है, आई होप तो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। लेट्स प्रोसीड अहेड। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो आपकी बुक में नहीं लिखी, बट दे कैन बी इजीली टेस्टेड इन योर एग्जाम, सो मेक श्योर कीजिएगा कि आप उसको ध्यान से सुने। अच्छा गाइस, आप लोगों को ये बात तो पता ही होगी कि जब एक टॉर्ट लॉ का केस कोर्ट में जाता है तो एक डिफेंडेंट होता है और एक क्लेमेंट होता है, राइट। क्लेमेंट को ये प्रूव करना होता है कि टॉर्ट जिस बंदे ने किया है, यानी डिफेंडेंट ने जो टॉर्ट किया है उस टॉर्ट की वजह से उसको नुकसान हुआ है। अगर क्लेमेंट ये बात प्रूव कर देता है तो ऑब्वियसली जो डिफेंडेंट है उस वो लायबल होगा और उसको सजा होगी। लेकिन एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम कहते हैं, एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम कहते जिसका जो है मैंने ये नाम लिखा है और इस नाम को कहते हैं रेस इप्सा लोक्वेटर। ओके, रेस इप्सा लोक्वेटर, यस मैंने स्पेलिंग्स ठीक लिखे हैं। रेस इस सॉरी रेस इस्पा लोक्वेटर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है, याद रखिएगा, ये मेजरली ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मेडिकल केसेस में आता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें बहुत दफा ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होती है जिसमें बहुत दफा जो है आपके जो एविडेंसेस होते हैं वो सारे के सारे क्लेमेंट के हक में होते हैं। यानी इतना एविडेंट सिनेरियो होता है कि उसको देखकर ये साफ साफ लग रहा होता है कि हाँ भाई डिफेंडेंट जो है वो लायबल है। ठीक है, तो मैं दोबारा से बता देता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुत दफा ऐसा होता है स्पेशली मेडिकल केसेस में जहां पर सारे एविडेंसेस जो है ना वो अगेंस्ट द डिफेंडेंट होते हैं और वो साफ प्रूफ कर रहे होते हैं कि डिफेंडेंट ने ही गलती की है और उसकी नेग्लिजेंस की वजह से क्लेमेंट को नुकसान उठाना पड़ा। तो इस केसेस में जो कोर्ट है वो ऑर्डर करती है डिफेंडेंट को कि आप ये प्रूफ करो कि आप नेग्लिजेंट नहीं थे। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया, स्टिल के सारे एविडेंसेस आपके अगेंस्ट होंगे, हम आपको लायबल कंसिडर नहीं करेंगे। मैं दोबारा बताता हूँ, रेस इप्सा लोक्वेटर बेसिकली आर एक्स्ट्रा, और मैं ये लिख भी देता हूँ अपने पास, लिखे जरूर, आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस in which all evidences are against defendant, so court orders defendant to prove that he या she was not negligent। ठीक है, इफ दे वर प्रूफ, अगर वो प्रूफ कर लेते हैं तो उनको लायबल कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो रेस इप्सा लिक्विटर एक ऐसा सिनेरियो होता है जिसमें एक कोर्ट बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे शिफ्ट कर देती है, डिफेंडेंट पे शिफ्ट कर देती है। तो याद रखिएगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ इज शिफ्टेड टू डिफेंडेंट। ठीक है, मैं दोबारा से बोल देता हूँ,
ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। रेस इप्सा लिक्विटर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंडेंट पे शिफ्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो केस इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होता है कि सारे के सारे एविडेंसेस क्लेमेंट के हक में होते हैं। कोर्ट डिफेंडेंट को ये ऑर्डर करती है कि आप ये प्रूफ करें कि आप नेग्लिजेंट नहीं थे। इफ यू आर सक्सेसफुल इन प्रूफिंग दैट, वी विल कंसिडर यू नॉन लायबल। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं प्रूफ करते तो वी विल बी कंसिडरिंग यू लायबल। इसका एक केस आया था और वो बड़ा फेमस केस था। मेहन वर्सेस ऑस्बॉर्न का केस था ये। बड़ा पुराना केस है वैसे। 1939 का ये जो है वो केस है, पाकिस्तान की आज़ादी से पहले का। ठीक है। मोहन वर्सेस ऑस्बॉर्न का ये केस है, और इस केस में हुआ ये था कि एक पेशेंट आता है हॉस्पिटल में, और उसकी सर्जरी वगैरह जो है वो होती है, और एब्डोमिनल ऑपरेशन उसका होता है, और सर्जरी के बाद जो है ना वो उसकी डेथ हो जाती है। उसको जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आई तो ये पता लगा कि यार उसके एब्डोमेन में ना सर्जिकल स्वैब्स जो होते हैं ना, वो कॉटन बर्ड्स टाइप के वो स्वैब्स होते हैं, सर्जिकल स्वैब होते हैं अल्कोहल वाले। अब वो जो है वो डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से जो है वो रह गए थे, और डॉक्टर ने उसको ऊपर से स्यू कर दिया। लाइक स्यू कर दिया उसके, लाइक वो सर्जरी कंप्लीट कर दी, और वो पता ही नहीं चला कि वो उसके एब्डोमेन में है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब यहाँ पर डॉक्टर की नेग्लिजेंस थी, राइट। देखो, दिस वाज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड केस कि भाई आप सारे एविडेंसेस डॉक्टर के खिलाफ है। कोर्ट ने ये कहा कि अगर हॉस्पिटल ये प्रूव कर दे कि दिस वाज नॉट ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द डॉक्टर, तो हम डॉक्टर को लायबल कंसिडर नहीं करेंगे। बट ऑब्वियसली देयर वाज नो वे। तो कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने डॉक्टर को नेग्लिजेंस जो है वो सॉरी कोर्ट ने डॉक्टर को हेल्ड किया अकाउंटेबल और लायबल कंसिडर कर दिया। राइट। सो रेस इस्पा लुक्वीटर ऐसे केसेस होते हैं जिसमें डिफेंडेंट को ये मौका दिया जाता है कि आप अपनी नेग्लिजेंस प्रूफ करें। वैसे क्या सिनेरियो होता है? वैसे हमेशा क्लेमेंट प्रूफ करता है कि डिफेंडेंट जो है वो लायबल है। अगर क्लेमेंट प्रूफ कर ले तो ही इज लायबल, ना प्रूफ करे तो वो लायबल नहीं होता। लेकिन रेस इस इप्सा लुक्वीटर जो है इस तरीके के केसेस है जिसमें बर्डन ऑफ प्रूफ ऑपोजिट हो जाता है। फिर इसके बाद हमारे पास जो है सेकंड जो टर्मिनोलॉजी है, दैट इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। अब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है? सो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में बेसिकली जो है वो कुछ इस तरीके की स्पेशलाइज्ड सिचुएशंस होती हैं जहां पर जो डिफेंडेंट होता है वो ऑटोमेटिकली लायबल होता है। ठीक है। दीज आर स्पेशल सिचुएशन वेयर अ डिफेंडेंट इज ऑटोमेटिकली लायबल। अब ऐसी कौन सी सिचुएशन होंगी जिसमें एक डिफेंडेंट बगैर किसी केस के ऑटोमेटिकली लायबल होगा? जब आप अपने पास इलीगल चीजें रखते हो। देखो, इफ यू आर कीपिंग ड्रग्स विद यू दैट आर इलीगल इन अ कंट्री, सो विदाउट एनी कोर्ट हियरिंग यू विल बी कंसिडर्ड अकाउंटेबल। इफ यू आर कीपिंग वेपन्स विद यू इन अ कंट्री की जहां पर पब्लिक वेपन्स जो है वो आप डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकते, यूएस में तो इट्स लीगल है कि आप पब्लिक वेपन्स रख सकते हो, बट पाकिस्तान में इट्स नॉट लीगल कि आप पब्लिक वेपन्स जो है वो शो करो। राइट। सो अगर आपके पास वो वेपन पाई जाती है विदाउट अ लाइसेंस, प्रॉपर लाइसेंस, तो आप अकाउंटेबल होगे। इसी तरीके से अगर आप एक रेजिडेंशियल सोसाइटी में जो है वो पेट्स रखो, जिस तरह के पाकिस्तान में लोग रखते हैं लॉइंस वगैरह, स्नेक्स वगैरह, अगर आप इस तरीके के पेट्स रखो और जब ये पेट्स जो है वो बाहर अगर फ्री हो जाएं, तो इनकी वजह से जो भी नुकसान होता है तो फिर ऑटोमेटिकली आपका जो डिफेंडेंट होता है वो लाइबल होता है। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वो केसेस होते हैं जिसमें आपका जो डिफेंडेंट है वो ऑटोमेटिकली लायबल होगा, बिकॉज या ड्यू टू पोजेशन और डिस्प्ले ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रिस्ट्रिक्टेड और इलीगल सब्सटेंस। ठीक है। आई होप सो यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई। ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे जिनको आपने ध्यान से जो है वो समझना है, बहुत इजी है। मेक श्योर कीजिएगा कि आप लोगों को ये बात जो है वो समझ में आ जाए। आई होप सो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को।